नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पवन कुमार फिर आज एक नई वीडियो के साथ। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अंदर हमने देखा कि हम विभिन्न चर्चा करते हुए उनके बारे में पहले हमने विस्तार से देखा कि किस तरीके से साहित्य लेखन हुआ। उसके बाद में हम आदिकाल पढ़ना शुरू किया था और आदिकाल के अंदर हमने उनकी प्रमुख विशेषताएं वगैरह पढ़ी और आदिकाल को जो है वो 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा है, ये हमने देखा। और उसके अंदर हमने शुरू किया है रासो साहित्य। तो हमने रासो साहित्य की विशेषताएं वगैरह कल हमने देख ली थी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं रासो साहित्य के अंदर वो कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। ठीक है, तो अपनी ये आज की क्लास जो है वो फुल डिटेल के साथ आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो को, जिसमें एक क्लास केवल और केवल पृथ्वीराज रासो के बारे में रहेगी। तो हम फुल विस्तार से पढ़ेंगे, आप ध्यान से अच्छी तरीके से देखना, सुनना और इन चीजों को याद कर लेना, ठीक है। और एक बात और, आज जो हम हैं वो इस व्हाइट बोर्ड पर न पढ़कर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से, डिजिटल तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमें और विस्तार से अच्छा पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य। हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे, हिंदी साहित्य में अभी हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हिंदी साहित्य के अंदर हमने जाना कि हम आदिकाल पढ़ रहे थे, आदिकाल के बाद हमने उनका वर्गीकरण पढ़ा, आदिकाल को विभिन्न भागों में बांटा, फिर हम रासो साहित्य के अंदर शुरुआत कर रहे थे। तो आज हम रासो साहित्य पढ़ रहे हैं और रासो साहित्य के अंदर हमने पहले पृथ्वीराज रासो को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना जो है, पृथ्वीराज रासो की रचना जो है वो चंद बरदाई ने की। किसने की? चंद बरदाई ने की, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई ने की। 1168 में चंद बरदाई का जन्म है। चंद बरदाई और पृथ्वीराज के लिए कहा जाता है कि एक थाल जन्म और एक थाल मरण, ठीक है। अगर चंद बरदाई का नाम देखें, चंद बरदाई का मूल या वास्तविक नाम देखें, मूल या वास्तविक नाम देखें, मूल या वास्तविक नाम देखें, मूल या वास्तविक नाम तो वो पृथ्वी भट्ट या वलिद्य था, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के अंदर हम देखें तो पृथ्वीराज रासो के अंदर कुल पद जो दिए गए हैं, पृथ्वीराज रासो के अंदर कुल पद या यूं कहीं श्लोक जो है वो 16,306 है। 16,306 दिए गए हैं कुल पद, ठीक है। प्रधान रस की बात करें तो इसके अंदर जो प्रधान रस हैं वो वीर रस व श्रृंगार रस है, व श्रृंगार रस है, वीर व श्रृंगार रस है। प्रमुख अलंकार की बात करें तो इसके अंदर जो प्रमुख अलंकार है वो अनुप्रास और यमक है, अनुप्रास व यमक है। प्रधान रस की बात करें, ये प्रधान रस दोबारा आ गया, ये प्रधान रस भी दोबारा आ गया, यानी वीर रस व श्रृंगार रस है प्रधान रस। काव्य स्वरूप कैसा है ये देखें तो काव्य स्वरूप जो है इसके अंदर वो एक प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्य है। यह एक महाकाव्य है लेकिन प्रबंधात्मक श्रेणी के अंदर है। ये भाई याद रखना क्या है, प्रबंधात्मक श्रेणी के अंदर है, प्रबंधात्मक श्रेणी के अंदर महाकाव्य है। छंद की बात करें, छंद विधान, तो इसके अंदर कुल 68 प्रकार के छंदों का वर्णन है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है इसके अंदर, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग देखने को हमें मिलता है,
ठीक है। सर्वप्रिय छंद की बात करें तो सर्वप्रिय छंद हम कह सकते हैं छप्य छंद को। किसको? छप्य छंद को, क्योंकि छप्य छंद का प्रयोग इन 68 छंदों में सर्वाधिक छप्य छंद का ही प्रयोग किया गया है, इसलिए कहा जाता है कि छप्य छंद जो है वो छंद बरदाई का सर्वप्रिय छंद है। इसकी भाषा देखें तो भाषा वैसे राजस्थानी प्लस ब्रज है, राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये डिंगल और पिंगल दोनों में है। और वैसे राजस्थानी और ब्रज जब मिलती है तो क्या बनती है? तो इसमें डिंगल पिंगल शैली की बात करें तो पिंगल शैली है, पिंगल है शैली है। ठीक है। इसमें कुछ विद्वान कहते हैं कि डिंगल और पिंगल दोनों में है, डिंगल व पिंगल दोनों में है, डिंगल व पिंगल में, लेकिन मुख्य रूप से पिंगल शैली का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, तो मुख्य याद रखना पिंगल में है। फिर आते हैं इसमें काव्य विभाजन। काव्य का विभाजन जो है, इस महाकाव्य को कुल 69 समयों में बांटा है, समय यानी सर्गों में बांटा गया है। ठीक है। 68 प्रकार के तो छंद है और जो इनको बांटा गया है वो 69 समय या सर्गों में बांटा गया है। ठीक है। नायक की बात करें तो इसमें नायक कौन है? तो नायक के पृथ्वीराज चौहान है। कौन है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो अजमेर के थे, अर्णोराज के पुत्र। अर्णोराज के तो पुत्र थे और सोमेश्वर के पुत्र थे, सोमेश्वर के पुत्र थे और अर्णोराज के पोते थे। ठीक है। नायिका देखें तो कनौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता है। कौन है? संयोगिता है। संयोगिता कौन है? कनौज के राजा जयचंद की पुत्री, कनौज के राजा जयचंद की पुत्री है, जयचंद की पुत्री। ठीक है। नायक व नायिका की श्रेणी देखें, अगर देखें कि नायक और नायिका की श्रेणी क्या है तो नायक जो है वो धीरोदात्त नायक है। नायक कैसा है? नायक की श्रेणी जो है वो धीरोदात्त नायक है, और जो नायिका की श्रेणी जो है वो नायिका की श्रेणी मुग्धा नायिका है, मुग्धा नायिका है, मुग्धा नायिका। यानी नायक जो है वो धीरोदात्त नायिका है और नायिका मुग्धा नायिका है। ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ विद्वान जो है वो इस महाकाव्य के बारे में कहते हैं कि ये प्रमाणिक है, कुछ कहते हैं कि ये प्रमाणिक है और कुछ कहते हैं कि ये अर्ध प्रमाणिक है। तो प्रमाणिकता के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन कौन है। प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकारों में देखें तो नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र इन्हें प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा इनको प्रमाणिक मानते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा। आगे देखें तो कर्नल टोड जो है वो इनको प्रमाणिक मानते हैं। एक मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये जो है ये भी प्रमाणिक मानते हैं। इनके बाद देखें तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इनके बाद देखें तो मिश्र बंधु भी इन्हें प्रमाणिक मानते हैं। मिश्र बंधुओं के बाद देखें तो मथुरा प्रसाद दीक्षित
मथुरा प्रसाद है दीक्षित। फिर देखें तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर देखें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय। ठीक है, तो ये जो विद्वान हैं वो प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार है। कौन कौन है देखें तो नगेंद्र, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कर्नल टोड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जॉर्ज ग्रियर्सन और मथुरा प्रसाद है दीक्षित। ठीक है, तो ये विद्वान जो है वो प्रमाणिक मानते हैं। आगे हम देखते हैं अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों के अंदर देखें तो इसमें आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये जो है वो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। एक अगरचंद नाहटा, अगरचंद नाहटा, ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और देखें तो डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। और एक देखें तो मुनि जिनी विजय, मुनि जिनी विजय। और एक नाम और याद रख लेना, माता प्रसाद गुप्त। कौन? माता प्रसाद गुप्त। ये विद्वान जो है वो इस महाकाव्य को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में कौन कौन हो जाएंगे? डॉक्टर ये आचार्य हजारी प्रसाद, अगरचंद नाहटा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिनी विजय और माता प्रसाद गुप्त। ये जो है वो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रमाणिक मानने वालों में, अप्रमाणिक मानने वालों में। अप्रमाणिक मानने वालों में एक तो डॉक्टर बुल्लर हो जाएंगे, डॉक्टर बुल्लर हो जाएंगे। फिर मुंशी देवी प्रसाद हो जाएंगे। फिर एक याद रखना मोतीलाल मेनारिया हो जाएंगे, मोतीलाल मेनारिया। एक याद रखना राम कुमार वर्मा। फिर याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद कविराज मुरारी दान और श्यामल दान। मुरारी दान हो गया, श्यामल दान। डॉक्टर बुल्लर, मुंशी देवी प्रसाद, मोतीलाल मेनारिया, कविराज मुरारी दान व श्यामल दान, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। इनके अलावा बच गए ओझा, हीरानंद ओझा। तो ये विद्वान जो है या इतिहासकार जो है वो इनको अप्रमाणिक मानते हैं। सर्वप्रथम बुल्लर ने इनको अप्रमाणिक माना था। ठीक है, 1875 में 1875 में डॉक्टर बुल्लर ने इन्हें अप्रमाणित घोषित किया था। ठीक है, डॉक्टर बुल्लर, मुंशी देवी प्रसाद, मोतीलाल मेनारिया, कविराज मुरारीदान, श्यामलदान, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हीरानंद ओझा। ये 3 कैटेगरी आती है जिनमें इस महाकाव्य के बारे में जो प्रमाणिकता है उनके संबंध में ये 3 मत प्रचलित है। चौथा मत जो है वो है मुक्त, इस काव्य को मुक्त रचना मानने वालों का, जिनमें एक नाम आता है और वो है नरोत्तम दास स्वामी का। किनका आता है? नरोत्तम दास स्वामी का। ठीक है, प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक जबकि चौथे हैं, चतुर्थ वर्ग वाले हैं मुक्त रचना मानने वाले
जो नरोत्तम दास स्वामी है। ठीक है, आगे हम देखें तो पृथ्वीराज रासो जो रचना है, इसकी हस्तलिखित प्रतियां जो प्राप्त होती है, उसके 4 रूपांतर हमें मिलते हैं। कैसे? 4 प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब 4 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहले देखें तो वर्ध रूपांतर है। इसमें क्या है? इसमें जो अध्याय दिए गए उन्हें समय के नाम से पुकारा जाता है, 69 समय है, और इसमें 16,306 छंद है। 16,306 छंद है। ठीक है, और इसका जो विभाजन है, इसका विभाजन जो है वो किस में किया गया है, यानी इनको बांटा गया है समय, या यूं कहें कि समय नाम से इनको बांटा गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक याद रखना कि इसका जो प्रकाशन है वो नागरी प्रचारिणी काशी से हुआ है। प्रकाशन किन से हुआ है? प्रकाशन की बात करें तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से। ठीक है, और इसकी हस्तलिखित प्रति जो है वो उदयपुर संग्रहालय में है। इसका प्रकाशन 1585 में हुआ, और इनकी जो हस्तलिखित प्रति है, हस्तलिखित प्रति वो उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। उदयपुर संग्रहालय में है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ये इसके 4 रूपांतर हैं, उसमें वृद्ध रूपांतर आता है। ठीक है, जिसमें 69 समय है। समय होता है अध्यायों को बांटा गया, अध्याय में बांटा गया समय को। फिर है मध्यम रूपांतर। मध्यम रूपांतर, इसमें 7,000 छंद है। कितने? इसमें 7,000 तो छंद हैं, 7,000 छंद है। इसका विभाजन जो है, विभाजन किसमें किया गया है? उसका समय में था, तो इसमें नाम आता है प्रस्ताव नाम से किया गया है। ठीक है, इनका प्रकाशन तो अभी तक नहीं हुआ है। प्रकाशन अभी तक नहीं, प्रकाशन अभी तक नहीं। और इनकी जो प्रतियां मिलती है, हस्तलिखित प्रतियां जो है, हस्तलिखित प्रतियां जो है वो कहाँ है? तो वो अबोर एवं बीकानेर में सुरक्षित है। कहाँ है? अबोर व बीकानेर में सुरक्षित है। बीकानेर में सुरक्षित है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो ये है मध्य रूपांतरण। ठीक है, जिसमें 7,000 छंद है। इसके बाद आता है लघु रूपांतरण। क्या आता है? लघु रूपांतरण। लघु रूपांतरण में देखें तो इसके अंदर 19 खंड मिलते हैं। कितने? 19 खंड मिलते हैं इसके अंदर। कितने मिलते हैं? 19 खंड मिलते हैं। ठीक है, 19 खंड मिलते हैं, और 3,500 यानी 3500 छंद मिलते हैं इसमें। 3500 छंद मिलते हैं, और इसका जो विभाजन किया गया है, वह खंड नाम से किया गया है। यहाँ पर ये पता चल रहा है ना कि 19 खंडों में है, तो 19 खंड यानी विभाजन खंडों में किया गया है। ठीक है, और इसमें देखें तो इसकी हस्तलिखित प्रतियां जो है, हस्तलिखित प्रतियां जो है वह बीकानेर में सुरक्षित है। कहाँ है? बीकानेर में सुरक्षित है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। फिर आता है लघु रूपांतरण। कौन सा आता है? लघु रूपांतरण। लघु रूपांतरण के अंदर 1300 छंद है। कितने? 1300 छंद है। ठीक है, एक इसका याद रखना कि इसका विभाजन जो है, विभाजन नहीं किया गया है। विभाजन नहीं किया गया है, इसका विभाजन नहीं हुआ है अभी। ठीक है, और एक चीज इसके बारे में और याद रखना कि ये जो लघु रूपांतरण है जिसमें 1300 छंद है, इसके बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है, डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है
डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल इसी संस्करण को मूल रसो काव्य माना है। ठीक है, तो यह प्रश्न भी अच्छा बनता है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कौन से संस्करण को मूल रासो काव्य माना है, तो वो लघुत्तम रूपांतरण को माना है जिसमें 1300 छंद है। ठीक है, इनके बारे में हम विशेष तथ्य देखें और पृथ्वीराज रासो के बारे में विशेष तथ्य देखें तो देखते हैं कि इसमें देखें तो एक तो ये देखना कि इनको ऐतिहासिक ग्रंथ किसने माना है। ऐतिहासिक ग्रंथ किसने माना है, तो ऐतिहासिक ग्रंथ मानने वाले जो हैं वो कर्नल टोड हैं। कौन है? कर्नल टोड इस ग्रंथ को ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, चंद ने अपनी भाषा को यानी स्वयं चंद ने अपनी भाषा को सट भाषा कहा है। क्या कहा है? सट भाषा कहा है। सट भाषा कहा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो हुए थे उनके सामंत व प्रसिद्ध राजकवि थे। ये हमने देख लिया। एक थे याद देखना कि बाबू गुलाब राय जो है, बाबू गुलाब राय जो है, उन्होंने इस रचना को क्या कहा? इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा। क्या कहा? स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा। महाकाव्य कहकर पुकारा। किसने? बाबू गुलाब राय ने स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा। ठीक है, इनके बाद में देखें कि विशाल वीर काव्य भी कहा है। विशाल वीर काव्य किसने कहा है? तो बाबू श्याम सुंदर दास बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी ने क्या कहा है? तो इन्होंने इसे विशाल वीर काव्य कहा है। विशाल वीर काव्य कहा है। किसने? बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी ने। ठीक है, एक इसमें याद रखना कि इसमें ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा कहा है। क्या कहा है? छप्पियों का राजा कहा है। किसने कहा छप्पियों का राजा? तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कहा है। ठीक है, और डॉक्टर नामवर सिंह जो है, डॉक्टर नामवर सिंह जो है, उन्होंने छंदों का राजा कहा है।
छपरियों का राजा किसने कहा? तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कहा है। और नामवर सिंह ने जो है वो छंदों का राजा कहा है। ठीक है। एक इसमें याद रखना कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने डॉक्टर 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 बच्चन सिंह है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस रचना यानी पृथ्वीराज राजस्व को राजनीति की राजनीति राजनीति की राजनीति की महाकाव्यात्मक महाकाव्यात्मक त्रासदी महाकाव्यात्मक त्रासदी कहकर पुकारा है। ठीक है। किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है। उदयनारायण तिवारी ने विशाल काव्य कहा था, ये हमने देख लिया। ठीक है। आगे हम देखते हैं नरोत्तम स्वामी के अनुसार। ये हमने देखा कि नरोत्तम स्वामी के अनुसार चंद्रवरदाई ने यह जो रचना जो है वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहकर मुक्त रूप में लिखी थी। ये किसने कहा है? नरोत्तम स्वामी ने क्या कहा है? नरोत्तम स्वामी क्या कहते हैं कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो जो है वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में लिखी। ठीक है। एक इनके बारे में चंद्रवरदाई द्वारा अंतिम समय में जो एक दोहा कहा जाता है, वो भी आप याद रखना। क्या कहा जाता है? चंद्रवरदाई द्वारा कहा जाता है ये चंद्रवरदाई द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि चार बांस 24 गज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ठीक है। तो ये किसने कहा है? ये जो है वो चंद्रवरदाई ने कहा है अंतिम समय के अंदर। ठीक है। इनके बारे में और जानकारी देखें तो एक याद ये भी रखना कि इस रचना के अंदर एक प्रसंग आता है। इस रचना में एक प्रसंग आता है, इसको ऊपर कीजिए। कैमासबद्ध क्या? कैमासबद्ध प्रसंग जो है इसी ग्रंथ से प्राप्त होता है। इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है। ठीक है। ये आप याद रखेंगे।
एक ही समय याद रखना कि इस रचना के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रहालय में प्राप्त होते हैं, जिसे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। इनके जो कुछ पद हैं, कुछ पद जो हैं वो पुरातन प्रबंध संग्रह में प्राप्त होते हैं, जिनसे इनकी प्राचीनता प्रमाणित होती है, जिससे इसकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। इनके अलावा देखें तो एक ये भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो, कि इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी जो है, सर्वप्रथम जानकारी, इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी जो है वो कर्नल टोड ने अपने ग्रंथ, कर्नल टोड का एक ग्रंथ है जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनका ग्रंथ है। इस ग्रंथ में प्रदान की थी। और एक याद रखना कि इसके एक भाग को, संगोप्ता नेम नाम से प्रकाशित कराया। किसने? टोड ने। ठीक है, किसने करवाया? तो टोड ने करवाया। आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में आचार्य शुक्ल, नगेंद्र, श्री हर्ष प्रसाद शास्त्री, इन इतिहासकारों के अनुसार इस ग्रंथ का जो उत्तरार्ध भाग था वो चंद्रवरदाई के पुत्र जलन के द्वारा पूर्ण किया गया था। इस ग्रंथ का उत्तरार्ध यानी जो बाद का भाग है, उत्तरार्ध भाग चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण द्वारा पूर्ण किया गया। ये किनके अनुसार किया गया था? ये किसने कहा है? तो ये कहा है शुक्ल। ये सामान्य वाले हैं शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, श्री हरप्रसाद शास्त्री, इन इतिहासकारों के अनुसार पूरा किया गया। ठीक है, इस संबंध में एक युक्ति चलती है। तो युक्ति, प्रसिद्ध युक्ति जो है वो है कि पुस्तक जलहण हत दे चली गजन नृपकाज यानी अपनी पुस्तक, जो चंद्रवरदाई है वो अपनी पुस्तक अपने पुत्र जलहण के हाथों में देकर राजा के काम से गजनी चले जाते हैं। ठीक है, और इनके बारे में अगर कोई और देखें तो इनके बारे में एक ये चीज भी आप ध्यान रखना
कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने इस ग्रंथ को, इस रचना को सुख सुखी संवाद कहा है। क्या कहा है? सुख सुखी, सुख सुखी संवाद कहा। किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को जो है वो सुख सुखी संवाद कहा है। क्या कहा है? सुख सुखी संवाद कहा है। ठीक है, आगे इसके बारे में देखें तो एक चीज ये भी आप नोट कर लो। वैसे तो मैंने पहले बता दिया कि सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन थे? तो वो हो जाएंगे डॉक्टर बुल्लर। डॉक्टर बुल्लर ने 1875 में इसे अप्रमाणिक घोषित कर दिया था। 1875 में। एक इसके बारे में ये भी याद रखना, शुक्ल कहते हैं। शुक्ल ने क्या कहा? शुक्ल ने कहा कि यह ग्रंथ है पूरा, यह ग्रंथ है पूरा जाली है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इस ग्रंथ को पूरा जाली माना है। ठीक है, एक चीज आप ये भी याद रखेंगे। इनके बारे में एक और याद रखना, डॉक्टर नगेंद्र ने इनके बारे में क्या कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने इनको घटना कोश कहा है। क्या कहा है? घटना कोश किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और किसके बारे में कहा है? तो पृथ्वीराज रासो रचना के बारे में कहा है। ठीक है, क्या कहा है? घटना कोश कहा है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में कुछ और देखें तो इसमें लिखो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या कहा है कि रासों के छंद बदलते हैं, कि रासों के छंद बदलते हैं तो श्रोता, रासों के छंद बदलते हैं तो श्रोता के हृदय में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये किसने कहा? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। एक हम देखते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश, पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी बताया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है उसको अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी बताया है। ठीक है,
एक कोटेशन मिश्र बंधु की देख लेते हैं। इनकी मिश्र बंधुओं की, मिश्र बंधु क्या कहते हैं? मिश्र बंधु, मिश्र बंधु, मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं ने का हिंदी का वास्तविक, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि, प्रथम महाकवि किसको माना? तो चंद वरदाई को माना। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि किसको माना है? तो चंद वरदाई को माना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नरोत्तम स्वामी ने क्या कहा। किसने? नरोत्तम स्वामी ने, नरोत्तम स्वामी, ये तो हमने पहले देख लिया, दोबारा देख लेते हैं। नरोत्तम स्वामी ने मुक्तक रचना कहा, नरोत्तम स्वामी ने मुक्तक रचना कहा। नरोत्तम स्वामी के बाद देखें तो गारसा, गारसा द तोसी, गारसा द तोसी ने क्या कहा? 12वीं सदी के, 12वीं सदी के, 12वीं सदी के भारतवर्ष, 12वीं सदी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्र कहा। किसने कहा? तो गारसा दैतासी ने क्या कहा? 12वीं सदी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्र है। क्या है? पृथ्वीराज रासो 12वीं सदी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्र है। ठीक है, इनके बाद देखें, इनके बाद देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल क्या कहते हैं? तो शुक्ल ने कहा कि यह इतिहास नहीं, इतिहास नहीं बल्कि, इतिहास नहीं बल्कि एक काव्य ग्रंथ है। इतिहास नहीं बल्कि एक काव्य ग्रंथ है। किसने कहा? ये शुक्ल ने कहा। जो शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य किसको माना? पृथ्वीराज रासो को, और चंद वरदाई को हिंदी के प्रथम महाकवि का। प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो को, और चंद वरदाई को प्रथम महाकवि कहा। प्रथम महाकवि किसे बताया? प्रथम महाकवि बताया हिंदी साहित्य का चंद वरदाई को, चंद वरदाई को। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखेंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित जो है वो चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद देखें हम तो डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र के बाद डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने महाभारत की तरह विशाल महाकाव्य कहा कि पृथ्वीराज रासो जो है वो महाभारत की तरह विशाल महाकाव्य है, विशाल महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को महाभारत की तरह विशाल महाकाव्य कहा, विशाल महाकाव्य कहा। ठीक है, इनके बाद देखें नामवर सिंह ने कथानक रूढ़ियों का कोश कहा। नामवर सिंह ने कथानक रूढ़ियों
का कोश, कथानक रूढ़ियों का कोश कहा। किसने कहा? नामवर सिंह ने। किसके बारे में कहा? तो पृथ्वीराज रासो के बारे में। ठीक है, नामवर सिंह ने। इनके बाद में देखें रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने हिंदी का पहला काव्य कहा। हिंदी का पहला काव्य कहा। किसको कहा? हिंदी का पहला काव्य कहा तो किसको कहा? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, आगे देखते हैं हम नित्यानंद तिवारी। आगे देखें तो एक आते हैं नित्यानंद तिवारी। नित्यानंद तिवारी, इन्होंने रोमांच आख्यान कहा। क्या कहा? रोमांच आख्यान। रोमांच आख्यान किसने कहा? तो नित्यानंद तिवारी ने रोमांच आख्यान कहा। ठीक है, आगे देखें तो बच्चन सिंह। आगे देखें तो इसमें नाम आता है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने क्या कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है कि यह बच्चन सिंह ने कहा है कि यह न श्रृंगार गाथा है, न वीर गाथा और न उनका मिश्रण है। न उनका मिश्रण। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। राजनीतिक महाकाव्य है। तो यह किसने कहा है कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। क्या कहा है? एक राजनीतिक महाकाव्य है। ये किसने कहा है? ये बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि चंदबरदाई को चंदबरदाई को क्या कहा जाता है? छंदों का सम्राट कहा जाता है। छंदों का सम्राट कहा जाता है। छंदों का सम्राट कहा जाता है चंदबरदाई को। और जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है इनका, पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायबघर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छंदों का अजायबघर। छंदों का अजायबघर कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इनके बाद में देखें एक चीज और याद रखना कि पृथ्वीराज रासो में यात्राओं के प्रमुख 3 हेतु हैं। क्या है? पृथ्वीराज रासो में यात्राओं के प्रमुख 3 हेतु हैं। क्या है? 3 हेतु हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जिसमें देखें तो पहला है मृग्या यानी आखेट, और दूसरा देखें तो दूसरा है विवाह। तीसरा देखें तो
तो तीसरा है युद्ध। इस प्रकार से पृथ्वीराज रासो में यात्राओं के प्रमुख 3 हेतु है। ठीक है, तो आज हमने ये पृथ्वीराज रासो के बारे में इतना जाना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आप पढ़ेंगे, याद कर लेना इनको। शायद इनसे प्रश्न बाहर न जा पाए क्योंकि हमने बहुत अच्छे से विस्तार से इनको पढ़ा है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि आज की क्लास हमारी बहुत लंबी हो गई है और इसमें केवल हम पृथ्वीराज रासो को ही कवर कर पाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।